ફરી માવઠું મંડાણ કરવાનું છે। ક્યારથી ત્રાટકશે અને શું આવનારું માવઠું પણ આટલું જ તોફાની હશે? ખેડૂતોને હજુ આવા કેટલા ઘા સહન કરવા પડશે? આ તમામ મુદ્દે ચર્ચા માટે બે યુવા હવામાન નિષ્ણાંત અથરેયા શેટ્ટી અને ઉત્તમ માળી જોડાયા છે हमारी સાથે। आप બંનેનું ખૂબ ખૂબ स्वागत છે। અથરેયા जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि किसानों को और कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी? एक और बुरी संभावना दिख रही है, फिर से गुजरात में कब से शुरू होगी बेमौसम बारिश? जी तो बिल्कुल जैसे आपने बोला अभी कल परसों ही हमने देखा 19 तारीख को कितनी चीज़ें बिगाड़ने वाली और खेत में बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बारिश देखी थी। तो अभी इस बार फिर से हम देखेंगे लगभग 25 तारीख को फिर से एक और राउंड बेमौसम बारिश आ सकती है, लेकिन ये हल्की होगी। लेकिन इसके बाद में फिर से 30-31 मई को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक और राउंड आ सकता है और फिर अप्रैल की भी शुरुआत में एक और राउंड आ सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी हर एक आध हफ्ते में एक एक राउंड बेमौसम बारिश आता रहेगा। ओके, उत्तम, શું તમને પણ એવું જ લાગે છે કે કંઈક આગળ પાછળ થશે? હા બિલકુલ હમણાં હમણાં આપણે જે માવઠું જોઈ ગયા 19-20 તારીખે ઘણા ઘણા ખરા ખેડૂતોને નુકસાન કરે સૌરાષ્ટ્રમાં, કચ્છમાં અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ અને ભારે પવન જોવા મળે। એમાં પાછું બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ નું હાથ હતું। પહેલો વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ જે પસાર થયું 18 તારીખે આવ્યું હતું અને જે 20 તારીખે પસાર થઈ ગયું હતું। પણ કાલે રાત્રે એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છે ને પાકિસ્તાન ઉપર આવ્યું હતું અને આજે એને સવારે કચ્છમાં વરસાદ જોવા મળ્યો અને હવેથી આપણે ફરીથી તાપમાનમાં વધારો જોવા મળશે। 25-26 તારીખ સુધી 35 થી 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન જોવા મળશે। એના બાદ ફરીથી એક માવઠું જે આપણે માર્ચના અંતિમ દિવસોમાં જોવા મળશે 28 થી 30 તારીખ સુધી। अच्छा, अथरिया, नए राउंड की मुख्य वजह क्या मानी जा सकती है? गुजरात में कहाँ कहाँ बेमौसम बारिश होगी और कितने दिनों तक? तो अभी जो अगला राउंड होगा लगभग 25 तारीख को वो मेरे हिसाब से इतना बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होगा जैसे अभी हुआ था। और जो 19 तारीख को इतनी तेज पवन के साथ में ओलावृष्टि और जो थंडर लाइटनिंग की जोर की थंडरस्टॉर्म हुई थी उतनी नहीं होगी। लेकिन भले ही फिर भी बेमौसम बारिश है तो थोड़ा बहुत वापस नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जो मार्च के अंत में जो 30-31 तारीख को और अप्रैल के जो शुरुआती जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो फिर से थोड़ी ताकतवर वाले आएंगे। तो इसलिए ऐसा फिर से एक बार हो सकता है कि ज़्यादातर कर सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के इलाकों में फिर से एक बार हानि पहुंचाने वाली और कुछ खेत को भी पाक को भी नुकसान पहुंचाने वाली बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है। उत्तम, जो तमारा अनुमाનમાં અથરેયાએ જણાવ્યા એના સિવાય કોઈ ફેરફાર હોય તો જણાવજો। અને બીજું એ કે આવું કેમ વારંવાર થઈ રહ્યું છે? બિલકુલ આમાં કોઈ ફેરફાર નથી। આપણે 25 તારીખે એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ જે આવવાનું છે એ લગભગ આપણે સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાતમાં, મધ્ય સૌરાષ્ટ્ર ગણીએ, ઉત્તર ગુજરાત ગણીએ, એમાં છૂટો છવાયો વરસાદ જોવા મળશે। એમાં ભારે પણ નહીં હોય પણ જે દિવસ દરમિયાન ગરમી વધે છે અને બપોર બાદ જે ગરમી હોય છે એના કારણે અસ્થિરતા સર્જાય છે। એના કારણે છૂટો છવાયા વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે। પણ આપણે જે અંતિમ માર્ચના અંતિમ દિવસોમાં જે માવઠું આવશે એ નુકસાનકારક રહેશે, કારણ કે ત્યારે વાતાવરણમાં જે એનર્જી હશે ને એ વધેલી હશે। અને વારંવાર આપણે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના પાછળનું કારણ ગણીએ તો હાલમાં જે એમજીઓ છે, જે મેડન જુલિયન ઓસિલેશન છે, એ હાલ 7 અને 8 પેઢીમાં છે, જે અત્યારે સાઉથ આફ્રિકા સાઈડ જે બે એમ્પ્લિટ્યુડ સાથે જે સક્રિય જોવા મળે છે, જેના કારણે જે કાસ્પિયન સમુદ્રથી વેસ્ટર્न डिस्टर्बेंस आवे छे एमा एमने વધુ તાકતવર આવે છે। अच्छा, इस बार गर्मी की सीजन में बारिश के राउंड गिरने की नौबत क्यों आ पड़ी है? बार बार ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों आ रहे हैं? जी तो जैसे मैंने फरवरी के अंत में अपनी गर्मी का फोरकास्ट जारी किया था उसमें मैंने पहले ही बताया था कि इस बार मार्च की शुरुआती भाग ज़्यादा गर्म रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद में जो प्री मानसून या जो बेमौसम बारिश बोलते हैं वो बार बार आता रहेगा। खासकर मार्च के दूसरे भाग से लेकर अप्रैल में भी काफ़ी ज़्यादा बेमौसम बारिश की आशंका है।
और इसका कारण हम मुख्य कारण से दो रूप में देख सकते हैं। एक तो जो पिछले 4 महीने से एक प्रशांत महासागर में लानिना सी स्थिति बनी हुई थी, वो अभी धीरे धीरे न्यूट्रल बन चुका है। और अभी धीरे धीरे जैसे गर्मी का मौसम आगे बढ़ेगा और मानसून का मौसम पास आएगा, तो ये एल नीनो न्यूट्रल से लेके धीरे धीरे एल नीनो की रूप में तब्दील होगा। और इसी के साथ साथ में हम देख रहे हैं कि हाल ही में जो आईओडी है, यानी जो हिंद महासागर का एल नीनो जैसे ही प्रभाव करने वाला एक जो फिनोमेना है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो वो भी हाल ही के कुछ हफ्तों में पश्चिम अरब सागर में हवाएं काफ़ी जो समुद्र की जो तापमान थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इन सभी के कारण हम देखेंगे कि जब तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और फिर जब खास करके इसमें नमी आती है, जैसे अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक के बाद एक आते हैं, तो जब ला नीना से न्यूट्रल से फिर एल नीनो की जब स्थिति बनती है, तो इनमें हम देखते हैं अक्सर कि ऐसे जो गर्मी के मौसम में है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि जो इसकी जो वायुमंडल और जो एटमॉस्फेयर पर प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं और ज़्यादा दक्षिण की तरफ आने वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है। अच्छा, और अथरिया, सबसे बड़ी चिंता यह रही है कि क्या अगला जो राउंड होगा वो भी ऐसा ही तूफानी रहेगा, नेक्स्ट जो राउंड आने वाला है? जी, तो जैसा मैंने कहा कि 25 तारीख का राउंड में इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगा। कुछ जगहों पे ज़रूर थोड़ी बहुत नुकसान हो सकती है, लेकिन खास करके हमें मार्च के अंत में और जो अप्रैल के शुरुआती जो राउंड रहेंगे एक या दो, उनमें फिर से एक बार नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। क्योंकि जैसे उत्तम भाई ने कहा कि फिर से एक बार जब गुजरात की ज़मीन फिर गर्म होने लगेगी तो एटमॉस्फेयर में एनर्जी बढ़ती है और हलचल ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर इसमें जब एक दक्षिण की तरफ सरकने वाला एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया तो वो फट करके उसमें नमी डाल देती है और फिर और ज़्यादा हलचल होके घने थंडरस्टॉर्म के बादल बनते हैं, जैसे हमने 19 तारीख को देखा था। उत्तम, તમને હવે એક સવાલ કે આ વખતે આપણે પવનની ગતિ જે જોઈ ખૂબ જ તીવ્ર હતી, મિની વાવાઝોડાની જાણે કે અસરો હતી, તો હવે જે માવઠાની શક્યતાઓ છે તેમાં પણ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળશે? હા બિલકુલ. કેમ કે એના પાછળનું કારણ એ હતું કે આગળ આપણે જે તાપમાન વધી ગયું હતું 40-41 સુધી ઘણા વિસ્તારોમાં, સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાં ઘણા વિસ્તારોમાં તાપમાન નોંધાયું હાઈ પ્રેશરના કારણે. એ એક કારણ હતું. અને એના કારણે જે વાતાવરણમાં જે એનર્જી વધી ગઈ હતી, કેપ ઇન્ડેક્સ જે હતું એ 2000 થી 3000 જુલિયન કિલોગ્રામ સુધી જે વધી ગયું હતું, એ ખૂબ જ અસ્થિરતા હતી વાતાવરણમાં. એના કારણે ખૂબ જ ભારે પવન અને કરાર જોવા મળ્યા કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર। अथरिया, आपसे एक सवाल कि इस राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बारिश हो सकती है, सबसे ज़्यादा असर कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? जी, तो अभी जो 25 तारीख का राउंड रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 2 से 5 मिलीमीटर बारिश ज़्यादातर जगहों पर देखने मिलेगी। वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी बिल्कुल जैसे 19 तारीख को हुई थी, लेकिन जो उसके बाद वाले जो राउंड है 30-31 मार्च और फिर जो अप्रैल के शुरुआती जो राउंड आएंगे, तो इनमें हम और ज़्यादा बारिश देख सकते हैं। कि जैसे हमने इस बार 19 तारीख को देखा, कुछ जगहों पे 20 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर के बीच में हमने बारिश देखने मिली थी, तो ऐसे ही 30-31 मार्च के आसपास वाली जो राउंड है उसमें हम फिर एक बार 15 से 20 मिलीमीटर की बारिश कुछ जगहों पे देख सकते हैं। और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तीव्रता ज़्यादा हुई तो फिर ज़रूर फिर एक बार जोर की पवन के साथ में ओलावृष्टि भी देखने मिल सकती है। उत्तम, તમને શું લાગે છે સૌથી વધુ વરસાદ ક્યાં પડી શકે છે? અને એવું લાગી રહ્યું છે કે અંદાજે જે વરસાદની તીવ્રતા 19 માર્ચે હતી તેનાથી ઓછો વરસાદ વરસશે કે પછી વધુ વરસશે? હાલ જોઈએ તો આપણે ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં હાલ હમણાં જે વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો ને એ વિસ્તારો જે મોસ્ટ ઓફ એ વિસ્તારોમાં જ હાલ શક્યતા દેખાય છે। પણ આપણે ગણીએ કે માવઠાની તીવ્રતા બાબતે ગણીએ તો હાલમાં જે ટેમ્પરેચર 45 થી 38 સેલ્સિયસ વચ્ચે જશે, એટલી પણ એનર્જી નહીં મળશે, એટલી એનર્જી માવઠા નહીં મળશે। પણ જે જેટ છે જે ખૂબ જ દક્ષિણ તરફ ઝૂકી રહી છે ને એના કારણે અરબી સમુદ્ર તરફથી બહુ જ તીવ્ર ભેજવાળા પવનનો જે ફૂંકાશે, એના કારણે સંભાવના ગણીએ કે કરા સાથે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતમાં કરા સાથે પવન સાથે વરસાદ જોવા મળશે। પણ પવન હવે એટલી પવનની तीव्रता नहीं रहશે જે આપણે આગળ આપણે જોઈએ। अथरिया, इसके बाद अप्रैल में भी बिन मौसम बारिश का कहर रहेगा क्या? यदि रहेगा तो कब और कितना?
जी बिल्कुल, अप्रैल में भी मैंने जो गर्मी का पूर्वानुमान जारी किया था उसके हिसाब से अप्रैल में भी काफ़ी ज़्यादा बेमौसम बारिश के राउंड देखने मिल सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव क्यों गुजरात पर इतना हो रहा है, क्योंकि गुजरात में हम देखते हैं खास करके मई के अंत तक सामान्य रूप से हम प्री मानसून की ऐसी थोड़ी बहुत गतिविधियां देखते हैं, लेकिन इस साल और फिर पिछले कुछ साल में भी हमने देखा है कि मार्च अप्रैल में भी ऐसी गतिविधियां बढ़ने लगी है। तो इस बार भी ऐसे लग रहा है कि अप्रैल के शुरुआत में तो एक आध राउंड रहेगा। फिर उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से डेट पर आएगी, कौन से दिनांक में और किस हफ्ते में आएगी, लेकिन ऐसा मानकर चल सकते हैं कि अप्रैल में 3 से 4 राउंड बेमौसम बारिश और ऐसी कुछ कुछ राउंड में ऐसी तूफानी बारिश देखने मिल सकती है, जैसे हमने देखा था 19 मार्च को। तो 25 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में मतलब कितने ऐसे दिन रहेंगे कि जब बारिश देखने को मिलेगी? 25 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में अगर मैं बोलूं तो लगभग 4 या 5 दिन हमें देखने मिल सकते हैं। उसमें से एक दिन 25 मार्च, 25-26 मार्च होगा। कोई एक दिन में हमें हल्की सी बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है, लेकिन फिर उसके बाद में 30-31 मार्च के 2 दिन और फिर अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में भी लगभग 2-3 अप्रैल के आसपास हमें एक और राउंड देखने मिल सकती है। इसलिए कुल मिला के अगले 2 हफ्ते में अगर बात करें तो 4 से 5 बार 5 दिनों में हमें बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है। ઓકે. ઉત્તમ, આ માવઠાથી ખેડૂતોને ક્યારે શાંતિ મળશે? શું તમને એવું લાગે છે, તમારો એવો અંદાજ છે કે એપ્રિલના મધ્યમાં આ જે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના માવઠા છે તે શાંત થશે? હાલ લોંગ રેન્જ નું માનીએ તો વિવિધ મોડેલ નું પ્રદર્શન માનીએ તો એપ્રિલ મહિનામાં પણ માવઠા જોવા મળશે, ખાસ કરીને પહેલું અને બીજું અઠવાડિયું. પહેલું અને બીજું અઠવાડિયું એ એક્ટિવ રહેશે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ માટે. એના કારણે ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં ગુજરાત સાથે વરસાદ 2 થી 3 ડિસ્ટર્બન્સ મિનિમમ ગણીને ચાલીએ કે એટલા ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. પણ 15 એપ્રિલ પછી લગભગ એટલું એક્ટિવ નહીં રહેશે. પછીથી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ઓછા થઈ જાય અથવા તો તે ઉત્તર ભારત તરફ પડી જાય. अथरिया, गर्मी कब फिर देखने को मिलेगी? क्योंकि आप बता रहे हैं जैसे 10 दिनों में 4-5 दिन तो बिन मौसम बारिश देखने को मिलेगी, 25 से लेकर 5 अप्रैल तक। तो आखिर कब गर्मी का फुल ऑन राउंड स्टार्ट होगा? जी तो मेरे हिसाब से तो जो इस साल की जो गर्मी थी, जो सबसे तीव्र राउंड थी, वो मार्च के शुरुआती भागों में ही बीत चुका है, ऐसा मेरा अच्छा. पूर्वानुमान है। और जो अभी भी ज़रूर अभी देखेंगे कि अभी फिर से आज से लगभग पूरी गुजरात में शांत माहौल हो गया है, कच्छ के कुछ इलाके छोड़ के। और अगर 25 तारीख से पहले, तो यानी कि आज 21-22 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में फिर से हमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिलेगी तापमान में। 36 से 38 डिग्रीज ही जाएगा, जो 40 का पारा है वो नहीं छूने वाला है फिर से। और अप्रैल में भी शुरुआती भाग में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में कंट्रोल में रहेगा, और फिर उसके बाद में अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कमी आई तो फिर एक बार तापमान बढ़ेगा, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से लगभग 38 डिग्रीज या उसके आसपास ही रहेगा। तो फिर से जो 40-42 डिग्री हम देख रहे थे मार्च की शुरुआत में, उस तरह की गर्मी मेरे पूर्वानुमान के हिसाब से फिर इस बार नहीं देखने मिलेगी। मतलब मार्च की स्टार्टिंग में जो गर्मी हमको देखने को मिली वो पिक था, उसके बाद अप्रैल मई में आमतौर पर ऐसा होता है कि ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, 45 से भी पारा ऊपर जाता है। तो अब अप्रैल मई में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा? अप्रैल में तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी संभावना काफ़ी कम है अभी, क्योंकि मई थोड़ा दूर है, और अगर थोड़ी पैटर्न में बदलाव आए तो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम हो जाए तो फिर मई के महीने में थोड़ी गर्मी वापस बढ़ सकती है, यानी 40 या उससे पार शायद एक और बार तापमान चले जाए। लेकिन क्योंकि ये बेमौसम बारिश के राउंड आते आते रहेंगे, तो ज़्यादा तापमान में फिर से उतनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है। ઉત્તમ, તમને શું લાગે છે, એટલે ગરમી ઓછી પડવાના કારણે શું તેની અસર મોન્સૂન પર થશે, ચોમાસા પર થશે, તીવ્રતા પર થશે વરસાદની? હા બિલકુલ, તાપમાન ઓછો હોય એના કારણે ચોમાસા ઉપર જરૂર અસર જોવા મળતી. એના પાછળ કારણ હોય છે કે રાજસ્થાન પાકિસ્તાન ઉપર એક મોન્સૂન સિઝનલ લો પ્રેશર બનતું હોય છે, એના ઉપર જરૂર અસર પડે છે, કેમ કે ઓછા તાપમાનને કારણે એ મજબૂતાઈથી બનતું નથી. એટલે માર્ચમાં જે ગરમી વરસી ચૂકી છે, એપ્રિલ અને મેમાં એવી વરસવાની સંભાવનાઓ ઓછી છે. આપણે માનીએ કે એપ્રિલ મહિનામાં તો ઓછી જ ગરમી રહેશે. એનું કારણ છે કે વારંવાર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે, એના કારણે તાપમાન ઊંચકવાના ઓછા ટાઈમ મળશે એમાં. પણ મેમાં આપણે જોઈશું કે 1 થી 2 રાઉન્ડ જેવા તો આવી જ જશે કે 40 ડિગ્રી ઉપર જશે તાપમાન. जी. अथरिया, आपसे एक सवाल
कि 25 मार्च को जो बिनमौसम बारिश की संभावनाएं हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां हो, कुछ ऐसे चेंजेस आए वातावरण में, तो हो सकता है कि वो टल सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो 25 मार्च की जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिख रही है वो काफ़ी कमज़ोर वाली दिख रही है। तो अच्छा। अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कुछ छुट-पुट जगह पे हल्की बेमौसम बारिश और थंडरस्टॉर्म हो सकती है। लेकिन अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में और थोड़ी उसकी तीव्रता कम हो जाए और कमज़ोर पड़ जाए तो फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसमान में बादल छाए हुए दिखेंगे, लेकिन शायद बारिश भी ना हो, या हो भी तो एकदम हल्की रिमझिम जैसी कुछ एक आध जगह पे हो सकती है। इसलिए 25 तारीख को ऐसा हो भी सकता है कि जो हल्की बारिश के अनुमान है वो ना भी हो, लेकिन जो 30-31 मार्च वाला है वो ज़रूर लग रहा है कि 80% संभावना है कि वो ज़रूर होगा। अच्छा, उसमें बारिश की तीव्रता कैसी रहेगी? 30-31 आप बोल रहे हैं कि वो टल सकने की कोई अभी फिलहाल संभावनाएं नहीं दिख रही है, क्योंकि वो थोड़ा मजबूत भी है, तो उसके लिए जी। आपका क्या पूर्वानुमान है? तो उसके लिए हम ज़रूर बोल सकते हैं कि अगर अभी समझो कि 25 तारीख को नहीं हुई कुछ भी बारिश, तो फिर हम देखेंगे कि जो तापमान में है वो और थोड़ी बढ़ोतरी आ सकती है। भले ही अच्छा। 40 डिग्री बिल्कुल छूने की अनुमान नहीं है, लेकिन क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो फिर एटमॉस्फेयर में और एनर्जी आएगी और वातावरण में हलचल होगी, तो इसलिए फिर जो 30-31 वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अगर मजबूत वाली हो, तो जितनी ज़्यादा गर्मी और जितने तापमान में ज़्यादा एनर्जी रहेगी उसके हिसाब से फिर बेमौसम बारिश की तीव्रता भी बढ़ सकती है 30-31 वाली। ઓકે. ઉત્તમ, તમને શું લાગે છે, તમારું અનુમાન શું કહે છે? જેમ કે અથરેયાએ કહ્યું કે બની શકે કે 25 તારીખનું જે માવઠું છે તે ટળી જાય, કારણ કે સિસ્ટમ થોડી નબળી છે અને 30-31 વાળી જે સિસ્ટમ છે તે મજબૂત છે એટલે વરસી શકે. તમારું અંદાજ શું? હા, બિલકુલ બની શકે, કારણ કે હાલમાં જે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે હમ. એના કારણે કદાચ એને ટાઈમ ના મળે, અને એટલો મોટા પાયે લાગતું નથી કે જે વેસ્ટર્લી જેટ છે જે બહુ દક્ષિણ તરફ ઝૂકે. સામાન્ય છાટ જગ્યાઓ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ક્યાંક ક્યાંક લો લેવલ અને મિડ લેવલમાં ભેજના કારણે જોવા મળે. બાકી જે અંતિમ માર્ચના અંતિમ દિવસોમાં જે માવઠું થશે એ લગભગ વધારે સંભાવના લાગે છે, કારણ કે તે સમયે લગભગ વાતાવરણમાં એનર્જી ફરીથી સંપૂર્ણ થઈ ચૂકી હશે. અથરેયા અને ઉત્તમ, આપ બંને અમારી સાથે જોડાયા અને આ જાણકારી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. धन्यवाद। ધન્યવાદ.